हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आपको शुभ प्रभात, क्योंकि ये वीडियो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देख रहे हैं। और आज आप लोगों का 11 अगस्त को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का होम साइंस का पेपर है। और आपके पेपर का नेम है इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों, इस पेपर की ये दूसरी क्लास है। एक क्लास मैंने कल रात में अपलोड कर दी थी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सारी क्लासेस में मैं आपको वो क्वेश्चन करा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। और मैंने आपकी वेबसाइट से आपका सिलेबस भी डाउनलोड किया है, और यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो इन दोनों वीडियो में मैंने कवर कर दिए हैं। और आप इनको ज़रूर देख के जाइएगा, और यकीन मानिए कि इन दोनों वीडियो से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो मैं आपको इन वीडियो में अति लघु, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन करा रही हूँ। और ये आपकी लास्ट क्लास है, और जो कल कराई थी उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और उस क्लास की लिंक मैं आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कल मैंने जो क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको अति लघु और लघु उत्तरी क्वेश्चन कराए थे, और मैंने उसमें आपको 19 क्वेश्चन करा दिए थे। अभी इस क्लास में मैं आपको 10 क्वेश्चन और कराऊंगी अति लघु और लघु उत्तरी के। फिर 10 क्वेश्चन हमारे पूरे दीर्घ के हैं। ये सारे क्वेश्चन आप देख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के मत जाइएगा। तो आपका इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रबंधन के प्रेरक तत्व कौन कौन से होते हैं। यह आपसे पूछ सकता है कि गृह प्रबंधन में प्रेरक कारक क्या हैं। यह आपसे ये भी पूछ सकता है, मूल्य, लक्ष्य और स्तर को परिभाषित कीजिए। तो जो इसमें आपके प्रेरक तत्व है वो 3 होते हैं, आपका मूल्य, लक्ष्य और स्तर। तो डायरेक्ट आपका इससे भी अति लघु और लघु उत्तरी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको गृह प्रबंधन दे दे तो आप आंसर में गृह प्रबंधन करके स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सिर्फ प्रबंधन दे रहा है तो आप गृह प्रबंधन हटा के सिर्फ प्रबंधन से आंसर को स्टार्ट करेंगे। अब चलिए अपना आंसर देख लीजिए। गृह विज्ञान में गृह प्रबंधन के मुख्य 3 प्रेरक या उत्प्रेरक तत्व होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ये तीनों तत्व पारिवारिक जीवन और प्रबंधन प्रक्रिया को दिशा देते हैं तथा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे प्रेरक तत्वों का विवरण, क्योंकि आपसे प्रेरक तत्व ही पूछे गए हैं। तो आपका इसमें पहला प्रेरक तत्व है मूल्य। मूल्य क्या होते हैं? ये हमारे विश्वास, भावनाएं और प्राथमिकताएं हैं जो तय करती हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। मूल्य मार्गदर्शन करते हैं कि हमें किस प्रकार का आचरण या निर्णय लेना चाहिए। फिर आपका दूसरा प्रेरक तत्व है लक्ष्य। लक्ष्य वे अंतिम बिंदु या उद्देश्य है जिन्हें पाने के लिए परिवार अपनी ऊर्जा और साधन लगाता है। मूल्य ही तय करते हैं कि हमारे लक्ष्य क्या होंगे। फिर आपका तीसरा प्रेरक तत्व है स्तर। स्तर वे पैमाने या मानदंड है जिनके जरिए हम अपने काम की गुणवत्ता और सफलता की माप करते हैं। ये तय करता है कि किसी काम को किस खूबी या सीमा तक पूरा करना है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट क्या है। आंसर देखिए। पारिवारिक बजट किसी परिवार की आय और व्यय का लिखित और व्यवस्थित हिसाब किताब या योजना होती है। इसके जरिए परिवार ये तय करता है कि आने वाले समय में कुल कितनी कमाई होगी और उससे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बचत जैसे विभिन्न कार्यों पर कैसे खर्च किया जाएगा। आप एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि किसी परिवार की मासिक आय 30,000 रुपये है तो भोजन, शिक्षा, बिजली, यात्रा, बचत आदि पर कितना खर्च करना है, इसकी योजना बनाना क्या कहलाता है? पारिवारिक बजट। अब आप देख लीजिए कि पारिवारिक बजट से लाभ क्या होते हैं। तो पहला है, इससे आपका खर्च नियंत्रित रहता है, आप ज़्यादा खर्च नहीं करते क्योंकि आपने पहले से लिख के रखा होता है। आपकी बचत बढ़ती है, अनावश्यक खर्च कम होते हैं, भविष्य की योजना बनाने में सहायता मिलती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित रेशों से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए। जो रेशे मनुष्य द्वारा रासायनिक या औद्योगिक प्रक्रियाओं की सहायता से बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित रेशे कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक आदि होते हैं। इन्हें प्राकृतिक रेशों के गुणों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कपड़ा निर्माण उपकरणों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत पूछा जाता है। आंसर देखिए। कपड़ा निर्माण और सिलाई में प्रयोग होने वाले प्रमुख उपकरण निम्नलिखित हैं। पहला है आपका कैंची, सुई, धागा, मापने का फीता, स्केल, पिन, पिन कुशन, चौक, सिलाई मशीन, प्रेस यानी कि इस्त्री, थिम्बल और मैनिकिन यानी कि आपका डमी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है,
नायलॉन के रेशे की विशेषता बताइए। आंसर देख लीजिए। दोस्तों ये दोबारा टाइप हो गया, इस लाइन को हटा दीजिएगा। नायलॉन एक मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशे को ही आपका मानव निर्मित रेशा कहा जाता है और उसी को आपका संश्लेषित रेशा भी कहा जाता है। नायलॉन आपका बहुत मजबूत, हल्का और लचीला होता है। पानी कम सोखने के कारण ये जल्दी सूख जाता है और इस पर सिलवटें भी नहीं आती हैं। अब आप क्या हेडिंग डालेंगे? नायलॉन के प्रमुख गुण क्या हैं? अगर आपसे गुण पूछे तो गुण लिखिएगा, विशेषताएं पूछे तो आप ये हेडिंग डालेंगे। आंसर आपका दोनों में सेम रहेगा। पहली विशेषता है अतिरिक्त मजबूती। ये रेशा बहुत अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। इसके तार स्टील के तार से भी ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं। दूसरा है आपका लोचदार या इलास्टिक। ये खींचने पर फैलता है और छोड़ने पे वापस अपना आकार ग्रहण कर लेता है। तीसरी विशेषता है कम नमी सोखना। ये पानी बहुत कम सोखता है, जिस वजह से ये जल्दी सूख जाता है। फिर आपकी इसमें चौथी विशेषता है कीड़ों से सुरक्षा। इस पर कीड़े, फफूंद और रसायनों का असर नहीं होता है। फिर आपकी इसमें पांचवी विशेषता है चमकदार व मुलायम। ये दिखने और छूने में रेशम जैसा चिकना और चमकदार होता है। फिर आपका इसमें अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? नायलॉन के रेशे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पहला उपयोग है पैरासूट और चट्टान पे चढ़ने वाली मजबूत रस्सियाँ बनाने में। दूसरा है मोजे, टेंट और मछली पकड़ने के जाल बनाने में। तीसरा है आपका गाड़ी की सीट बेल्ट और टायर की डोरियाँ बनाने में। अगर जो मैंने आपको ऊपर ही विशेषता बताई है ये आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है याद करने में, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दी है, आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपका नायलॉन बहुत मजबूत होता है, हल्का होता है, जल्दी सूख जाता है, इसमें झुर्रियाँ कम पड़ती हैं, यह आपका घर्षण को सहन कर सकता है, टिकाऊ भी होता है, आसानी से इसको साफ़ किया जा सकता है और आपका नायलॉन का उपयोग मोजे, रस्सी, स्पोर्ट्स वियर आदि में किया जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है प्रोटीन और सेलुलोसिक रेशों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। आंसर देखिए। सेल्यूलोज रेशा पौधों से मिलता है, ये ग्लूकोज इकाइयों से बनता है। प्रोटीन रेशा जीवों या पशुओं से मिलता है, इसमें आपका अमीनो एसिड की श्रृंखला से बनता है। कौन? आपका प्रोटीन रेशा। दोनों आपके वस्त्र उद्योग में काम आते हैं। पहली हेडिंग आप डालेंगे सेल्यूलोज रेशा। इसमें आप क्या लिखेंगे? जिन रेशों का मुख्य घटक सेलुलोज होता है उन्हें आपका सेलुलोसिक रेशे कहते हैं। सेलुलोसिक रेशे पौधों से मिलने वाले प्राकृतिक रेशे होते हैं। स्रोत क्या होता है? यानी कि आपका सेल्यूलोज रेशा किससे मिलता है? पौधों से मिलता है। तना, पत्ती, बीज, इन तीनों से ये मिलता है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप सेल्यूलोज रेशा का, तो आपका कपास हो गया, लिनन हो गया, जूट। फिर आप इसकी विशेषता देख लीजिए, तो ये बहुत अधिक सोखने वाले और आरामदायक होते हैं, त्वचा के अनुकूल और सांस लेने योग्य होते हैं। इनमें मजबूती भी होती है और ये आसानी से धोए भी जा सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोटीन रेशा क्या है। ये आपसे सिर्फ अति लघु में भी पूछ सकता है कि प्रोटीन रेशा क्या है, इसके बारे में लिखिए। यह आपसे सिर्फ इतना पूछ सकता है कि सेलुलोसिक रेशा क्या है, इसके बारे में लिखिए। तो मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है। अगर लघु में पूछेगा तो ये दोनों पूछ लेगा और अति लघु में सिर्फ एक पूछ सकता है। फिर आपकी इसमें अगली हेडिंग पड़ेगी प्रोटीन रेशा क्या है। तो इसमें देखिए जिन रेशों का मुख्य घटक प्रोटीन होता है उन्हें प्रोटीन रेशे कहते हैं। ये मुख्यतः पशु स्रोतों या कीटों से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रेशे हैं। इनका स्रोत क्या है? पशु और कीट। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए ऊन, सिल्क, जिसको आप रेशम भी कहते हैं। अब आपकी इसमें अगली हेडिंग पड़ेगी प्रोटीन रेशा की विशेषताएं क्या हैं। आपके प्राकृतिक रेशों की पहली विशेषता है कि इनमें प्राकृतिक रूप से गर्माहट और लचीलापन होता है। ये नमी को दूर करते हैं और आग के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। प्रोटीन रेशे की आपकी तीसरी विशेषता है इनकी चमक और बनावट बहुत मुलायम व शानदार होती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण क्या है? कार्य सरलीकरण के उद्देश्य बताइए। तो आंसर देखिए किसी कार्य को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे कम समय, कम ऊर्जा और कम श्रम में अधिक व बेहतर कार्य किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है? कार्य सरलीकरण कहलाता है। अब आप इसके उद्देश्य देख लीजिए, तो कार्य सरलीकरण से आपके समय की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, अनावश्यक गतिविधियों को ये कम करता है। कार्य सरलीकरण से आपका ये होता है कि कार्य आसान हो जाता है। कार्य आसान होने से आपकी कार्य की गति और दक्षता बढ़ जाती है और इससे थकान कम होती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। आंसर देखिए गृहिणी या परिवार के सदस्यों को प्रतिदिन अनेक कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए कार्य को सरल बनाना बहुत आवश्यक है। अब आप इसमें हेडिंग क्या डालेंगे? कार्य सरलीकरण की आवश्यकता। पहला पॉइंट है समय बचाने के लिए ये बहुत उपयोगी है, श्रम कम करता है, थकान कम करने के लिए कार्य सरलीकरण बहुत आवश्यक है।
ऊर्जा बचाने के लिए कार्य सरलीकरण बहुत आवश्यक है। कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा काम है और उसे कम समय में पूरा करना है तो आपको कार्य को सरल करना पड़ेगा। परिवार के साथ अगर आपको समय बिताना है तब भी आपको कार्य सरलीकरण आना बहुत ज़रूरी है। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए। रसोई में बार बार चलने के बजाय आवश्यक वस्तुओं को अगर आप एक पास रख लें तो आपका कार्य जल्दी हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है? कार्य सरलीकरण का। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बुनाई और कताई से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए। कताई और बुनाई वस्त्र निर्माण की दो मुख्य और बुनियादी प्रक्रियाएं हैं। कताई से धागा बनता है और बुनाई से उस धागे द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है। सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे? कताई क्या होता है? रेशों जैसे रुई, ऊन, सन को आपस में खींचकर और ऐंठन धागा या सूत बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इसमें कच्चे रेशों को साफ करके सीधा किया जाता है और फिर उन्हें मशीन या चरखे की मदद से गोल घुमाकर मजबूत धागे में बदला जाता है। फिर आपकी इसमें दूसरी हेडिंग क्या पड़ेगी? बुनाई, क्योंकि आपसे कताई और बुनाई दोनों पूछा गया है। तो धागों के दो अलग अलग सेटों को आपस में व्यवस्थित करके एक संपूर्ण कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैंने दूसरी डेफिनेशन में लिखी, आप उसको देख लीजिए। अर्थात दो प्रकार के धागों, ताना और बाना, इनको एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रूप से मिलाकर कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। इसमें धागे की लंबाई, जिसे ताना कहते हैं, और चौड़ाई, जिसे बाना कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर और नीचे समकोण में ये पिरोया जाता है। इसका मतलब ये लंबाई वाला धागा ये होगा और चौड़ाई वाला ये होगा, तो ये आपका समकोण में किया जाता है। अब आप इसमें क्रम देख लीजिए। पहला रेशा में आपकी कताई की जाती है, फिर धागा बनता है, उसके बाद बुनाई की जाती है और फिर आपका कपड़ा बनता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बुनाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विविंग। आपको कंफ्यूज करने के लिए विविंग या बुनाई कोई दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। और निटिंग को क्या कहते हैं? फंदे डालना। तो इन दोनों में आपसे डिफरेंस पूछा गया है कि बुनाई और फंदे डालने में क्या अंतर होता है। आंसर देखिए। बुनाई और फंदे डालना दोनों धागों से कपड़ा बनाने के तरीके हैं। विविंग में दो सेट धागों को समकोण में आपस में गूंथा जाता है, यानी कि एक धागा ऐसे और एक ऐसे, जबकि निटिंग में एक ही धागे के लूप यानी फंदे बनाकर एक श्रृंखला तैयार की जाती है। विविंग से बना कपड़ा सख्त होता है और निटिंग से बना जो कपड़ा होता है वो लचीला होता है। अब आप इसमें हेडिंग क्या डालेंगे? विविंग यानी कि बुनाई। ये दो सेट धागों से होती है। धागे इसमें एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं, मैंने अभी बताया कि एक ऐसे और एक ऐसे। इसमें लूप मशीन का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा इसमें आपका कड़ा और कम खिंचाव वाला बनता है। ये आपका जल्दी नहीं फटता। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपकी कॉटन की शर्ट हो गई, डेनिम हो गया और बेडशीट हो गई। फिर आप इसमें अगली हेडिंग डालेंगे, निटिंग यानी कि फंदे डालना। इसमें आप क्या लिखेंगे? ये केवल एक ही लंबे धागे के फंदों से होता है। फंदे एक के बाद एक जुड़े होते हैं। निटिंग में यानी कि फंदे डालने में आपकी सलाई या मशीन काम आती है। कपड़ा आपका मुलायम और बहुत लचीला होता है। ये शरीर के आकार में आसानी से ढल जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपके स्वेटर हो गए, मोजे हो गए, टी शर्ट का कपड़ा, ये सब होते हैं। सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, विविंग का मतलब क्या होता है? बुनना। धागों को इसमें क्रॉस करके कपड़ा बनाया जाता है, जैसे आपका इस तरीके से। और आपका निटिंग में क्या किया जाता है, यानी फंदे डालने में क्या किया जाता है? धागे के इसमें फंदे बनाकर कपड़ा बनाया जाता है। आपकी मम्मियाँ स्वेटर सिलती होंगी तो वो किसका एग्जाम्पल है? फंदे डालने का। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ऊन की निर्माण विधियाँ लिखिए और ऊन का महत्व बताइए। आंसर देखिए। ऊन आपका भेड़, बकरी या खरगोश के बालों से बनती है। पहले जानवरों के बाल उतारे जाते हैं, फिर उन्हें धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है और सूत बनाया जाता है। ये हमें ठंड से बचाता है, इससे गर्म कपड़े बनते हैं और ये बहुत टिकाऊ और मुलायम होता है। इसमें आप पहली हेडिंग क्या डालेंगे? ऊन की निर्माण विधि के प्रमुख चरण आपको लिखने हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आपको निर्माण विधि बतानी है। इसमें आप लिखेंगे ऊन की निर्माण विधि के निम्नलिखित चरण हैं। तो पहला चरण क्या है आपका? बाल उतारना। मशीन या कैंची से भेड़ के शरीर से ऊन के बाल उतारे जाते हैं। दूसरा आपका इसमें चरण है सफाई और धुलाई। उतारे गए बालों को टैंक्स में धोया जाता है, इससे धूल, मैल और चिकनाई निकल जाती है। तीसरा चरण है आपका छटाई। बालों को उनकी लंबाई, रंग और बनावट के हिसाब से अलग अलग किया जाता है। फिर आपका चौथा चरण है ऊन निर्माण का सुखाना। साफ किए गए बालों को सुखाया जाता है। पांचवा चरण है आपका रंगाई। ऊन को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। छठा चरण है आपका कताई। सूखे रेशों को सीधा करते हैं, फिर ऊन के रेशों को खींचकर धागा बनाया जाता है। सातवां चरण है आपका बुनाई।
धागे से फिर आपका कपड़ा बनाया जाता है और लास्ट आपका जो पॉइंट है वो है परिसज्जा। कपड़ों को अंतिम रूप इसमें दिया जाता है, यानी कि उनमें सुंदर बनाया जाता है। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊन का महत्व क्या है। तो पहला महत्व है सर्दी से बचाव। ऊन आपकी गर्म होती है, ये शरीर की गर्मी को बाहर नहीं आने देती है। फिर आपका ऊन का महत्व का दूसरा पॉइंट है आरामदायक। ये बहुत मुलायम और आरामदायक होता है। तीसरा महत्व है टिकाऊ। ऊन के कपड़े लंबे समय तक चलते हैं और ये जल्दी खराब नहीं होते। चौथा महत्व है नमी सोखना। ये पसीना या नमी को सोखते हैं और ये फिर भी अंदर से गर्म रहते हैं। फिर ऊन के महत्व का आपका अगला पॉइंट है रोजगार। ऊन उद्योग से बहुत से लोगों को काम मिलता है और पैसे मिलते हैं। ऊन से आपके स्वेटर, शॉल, कंबल आदि बनाए जाते हैं। ऊन से बने वस्त्र ठंडे क्षेत्रों में बहुत उपयोगी होते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, वस्त्र निर्माण में ताने तथा बाने का महत्व लिखिए। उत्तर, वस्त्र निर्माण में ताना और बाना वे दो मूलभूत घटक हैं जो समकोण पर आपस में जुड़कर किसी भी बुने हुए कपड़े की संरचना, मजबूती और उसका स्वरूप तय करते हैं। ताने के धागे लंबाई की दिशा में तनकर स्थिर रहते हैं, जबकि बाने के धागे चौड़ाई में उनके ऊपर नीचे पिरोए जाते हैं। आपकी पहली हेडिंग है ताना। वस्त्र में लंबाई की दिशा में लगे धागों को ताना कहते हैं। अब इसमें ताने का महत्व है आगे। इसका पहला पॉइंट है संरचनात्मक मजबूती। ताने के धागे करघे पर कड़े तनाव में रहते हैं, जो कपड़े को मुख्य रूप से टूटने से बचाते हैं और उसे लंबा आकार देते हैं। इसका अगला पॉइंट है स्थिरता। यह कपड़े को सिकुड़ने या फैलने से रोकता है तथा वस्त्र का आधार तैयार करता है। इसमें अगली हेडिंग है बाना। ताना के धागों के बीच चौड़ाई की दिशा में डाले जाने वाले धागे को बाना कहते हैं। बाने का महत्व, इसका पहला पॉइंट है रंग और डिज़ाइन। बाने में अलग अलग रंगों या मोटे धागों का उपयोग करके कपड़े में सुंदर पैटर्न, चेक या धारियाँ बनाई जाती हैं। इसका अगला पॉइंट है कोमलता और बनावट। ये कपड़े को भरा हुआ रूप देता है और उसकी चमक, फुलाव व फाल को तय करता है। आपकी अगली हेडिंग है दोनों का महत्व। इसका पहला पॉइंट है दोनों मिलकर कपड़े की संरचना बनाते हैं। अगला पॉइंट कपड़े को मजबूती देते हैं। इसका अगला पॉइंट कपड़े की बनावट निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कपड़े की चौड़ाई और लंबाई बनाने में सहायता करते हैं। फिर अगला पॉइंट बुनाई के प्रकार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्विस्ट कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, धागे या सूत को आपस में बांधने और मजबूती देने के लिए लपेटकर ऐंठन या घुमाव देने की प्रक्रिया को ट्विस्ट कहा जाता है। कताई के दौरान दिशा के आधार पर ट्विस्ट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट। आपकी इसमें हेडिंग है ट्विस्ट के प्रकार। धागे में दिए जाने वाले मोड़ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहली है एस ट्विस्ट। इसमें धागे का मोड़ अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा दिखता है। ये नरम और लचीले कपड़ों के लिए उपयोग होता है। इसमें सेकंड हेडिंग है जेड ट्विस्ट। इसमें धागे का मोड़ अंग्रेजी के जेड अक्षर जैसा दिखता है। ये सूती और डेनिम जैसे मजबूत धागों व सिलाई के धागों में सबसे आम है। इसमें अगली हेडिंग है ट्विस्ट का महत्व। ये धागे को मजबूती और स्थायित्व प्रदान करता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, रेयान कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, रेयान के प्रमुख प्रकार हैं। रेयान मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, विस्कोस रेयान, मोडल एंड लियोसेल। इसको टेसेल भी कहते हैं। पहली हेडिंग विस्कोस रेयान, ये सबसे लोकप्रिय और पुराना प्रकार है। ये कॉटन जैसा आरामदायक और किफ़ायती होता है। पॉइंट नंबर 2, मोडल रेयॉन, ये बीज की श्रेणी का मजबूत रेशा है। ये बीज और बीज के पेड़ों की लुगदी से बनता है। ये सिकुड़ता कम है और बहुत मुलायम होता है। तीसरा पॉइंट लियोसेल, ये सबसे पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली और आधुनिक प्रकार है। इसे बनाने में कम हानिकारक रसायनों का उपयोग होता है। इसमें विस्कोस रेयान सबसे अधिक प्रचलित प्रकारों में से एक है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, सोलर कुकर की कार्यप्रणाली बताइए। आंसर, सोलर कुकर ग्रीन हाउस प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें लगे परावर्तक शीशे सूर्य की किरणों को समेटकर अंदर भेजते हैं। सोलर कुकर के अंदर रखे जाने वाले बर्तन और अंदर की सतह गहरे काले रंग की होती है। काला रंग सूर्य के प्रकाश और उसकी गर्मी को सबसे ज़्यादा सोखता है। कुकर के ऊपर एक मोटा कांच का ढक्कन लगा होता है।
यह कांच सूर्य की दृश्य किरणों को अंदर आने देता है, लेकिन अंदर गर्म होने के बाद जो इंफ्रारेड किरणें गर्मी बनती है उन्हें बाहर नहीं जाने देता, जिससे बर्तन का तापमान बढ़कर अंदर रखा खाना पक जाता है। फिर आपके आते हैं दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, रेशे के प्राथमिक गुणों की व्याख्या कीजिए। रेशों के सामान्य प्राथमिक गुण बताइए। दोनों क्वेश्चन में आपका सेम ही आंसर लिखा जाएगा। आपका इसमें आंसर है, रेशों के प्राथमिक गुण वे गुण हैं जिनके कारण किसी रेशे को धागा बनाने और वस्त्र निर्माण के लिए उपयुक्त माना जाता है। आप इसमें हेडिंग क्या डालेंगे? रेशों के मुख्य प्राथमिक गुण निम्न हैं। रेशों के प्राथमिक गुण वे मूल गुण हैं जो रेशे को वस्त्र निर्माण के योग्य बनाते हैं। इसमें आपकी पहली जो गुण है वो क्या है? लंबाई। रेशे की लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए। दूसरा इसमें आपकी विशेषता है महीनता। रेशा आपका बहुत मोटा या बहुत महीन नहीं होना चाहिए। तीसरा गुण है आपका मजबूती। रेशे में खिंचाव और दबाव सहने की क्षमता होनी चाहिए। चौथा गुण है आपका लचीलापन। रेशे को आसानी से मोड़ा और घुमाया जा सके। पांचवा गुण है आपका संसंजन। रेशों में आपस में चिपकने या जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए जिससे आपका धागा बनाया जा सके। फिर आपका इसमें छठवां गुण है लोच। खींचने के बाद अपने मूल आकार में लौटने की क्षमता होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि लोच क्या है, तो रेशे का खींचे जाने के बाद पुनः अपने मूल रूप में आना ही लोच कहलाता है। अब आप इसमें निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? अच्छे वस्त्र रेशे में उचित लंबाई, महीनता, मजबूती, लचीलापन, लोच और संसंजन जैसे गुण होना आवश्यक है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, दीर्घ का दूसरा क्वेश्चन है ये आपका, सिल्क के रेशे की निर्माण प्रक्रिया लिखिए। यह आपसे पूछ सकता है कि रेशमी वस्त्रों के निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। दोनों का आंसर सेम ही है आपका। अब आप इसका आंसर देख लीजिए। रेशम का जो रेशा होता है मुख्यतः रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़ों से प्राकृतिक रेशम का धागा बनाने की प्रक्रिया को सेरीकल्चर और रीलिंग कहा जाता है। ये प्रक्रिया अंडे से शुरू होकर कीट पालन, ककून निर्माण और धागा निकालने के चरणों से गुजरती है। फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे, सिल्क के रेशे की निर्माण प्रक्रिया क्या है। तो रेशम निर्माण के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। पहला चरण है आपका कीट पालन। मादा रेशम कीट शहतूत के पेड़ों की पत्तियों पर सैकड़ों अंडे देती है। अंडों से निकलने वाले लार्वा दिन रात शहतूत की ताज़ी पत्तियां खाते हैं और आकार में बड़े होते हैं। फिर आपका इसमें दूसरा चरण है ककून का निर्माण। पूर्ण विकसित लार्वा अपनी ग्रंथियों से फाइबोइन नामक तरल प्रोटीन का स्राव करता है। ये हवा के संपर्क में आते ही सूखकर एक लंबा रेशमी धागा बन जाता है। कीड़ा इस धागे को अपने चारों ओर, जिस तरीके का आपका आर्ट होता है, इस आकार में लपेटकर एक खोल या ककून बना लेता है। फिर आपका इसमें अगला चरण है कीट को निष्प्राण करना। ककून के अंदर जो आपका प्यूपा वयस्क कीट बनने से पहले ककून को आपका गर्म पानी या भाप में उबाल दिया जाता है। इससे आपका अंदर का कीड़ा मर जाता है। यदि कीड़ा बाहर निकल आता है तो वो धागे को काट देगा और तोड़ देगा, फिर आपका रेशम खराब हो जाएगा। इसीलिए कीड़ा को इसमें अंदर ही मार दिया जाता है। फिर आपका इसमें अगला चरण है धागा निकलना। उबलते पानी में डालने से ककून में जो चिपका प्राकृतिक गोंद नरम हो जाता है। इसके बाद धागे के सिरे को ढूंढकर मशीनों या रीलों की मदद से ककून से लगातार लंबा धागा बाहर निकाला जाता है। फिर आपका इसमें लास्ट चरण है बुनाई। कई पतले रेशमी धागों को आपस में मरोड़कर एक मजबूत और मोटा धागा बनाया जाता है। इसके बाद इस धागे की रंगाई करके वस्त्रों की बुनाई की जाती है। किन्हीं दो वस्त्र निर्माण की विधियों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये कढ़ाई नुमा जो बुनाई है ये गलत टाइप हो गया है। अब आप इसका आंसर देखिए। वस्त्र निर्माण की दो प्रमुख विधियां बुनाई और आपका फंदा बुनाई है, या इसको आप क्या कहते हैं, फंदा डालना, जिनका उपयोग धागों से कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। इसमें आपके वस्त्र निर्माण की पहली विधि है बुनाई, जिसे आपका वीविंग भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ेगी कि आपकी जो बुनाई है उसकी प्रक्रिया क्या है। इसमें धागों के दो अलग अलग सेटों को समकोण पर आपस में व्यवस्थित रूप से मिलाकर कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। इसका जो सबसे प्रमुख अंग है वो है ताना और बाना। लंबाई वाले धागे को ताना कहा जाता है और चौड़ाई वाले धागे को बाना कहा जाता है। जो आपका ऐसा धागा होता है वो आपका ताना कहलाता है और इसके ऊपर जो ऐसा धागा होता है वो आपका बाना कहलाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये विधि आपका हथकरघा या पावर लूम पर की जाती है। फिर आपकी इसमें अगली हेडिंग पड़ेगी कि बुनाई की विशेषता क्या है। तो इससे तैयार कपड़ा अधिक मजबूत, कड़ा और स्थिर होता है, जैसे आपका कॉटन, शर्ट, पैंट और डेनिम का।
फिर आपकी इसमें वस्त्र निर्माण की दूसरी विधि है फंदा बुनाई, जिसे इंग्लिश में आपका निटिंग कहा जाता है। इसे आपका फंदा डालना भी कहते हैं। इसमें आपकी प्रक्रिया क्या है? धागे को एक ही लगातार धागे या फंदों के रूप में जोड़कर कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को निटिंग कहते हैं। इसमें किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका सलाई या मशीनों की मदद से एक फंदे को दूसरे फंदे में फंसाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो फंदा बुनाई से आपका स्वेटर, मोजे और ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। फंदा बुनाई की विशेषता क्या है? तो ये कपड़ा आपका लचीला और आरामदायक होता है। अब आप दोनों में अंतर देख लीजिए। बुनाई में आपका ताना बाना महत्वपूर्ण होता है, जबकि आपका फंदे डालने यानी निटिंग में धागों के फंदों से कपड़ा बनाया जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कॉटन और लिनन के वस्त्र निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आंसर, सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे? कॉटन यानी कि कपास। कपास आपका एक वनस्पति रेशा है जो कपास के पौधे के बीजों से प्राप्त किया जाता है। इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले कपास के बाद जिनिंग किया जाता है, फिर इसकी सफाई होती है, फिर कार्डिंग होती है, फिर ड्राइंग होता है, फिर कताई, फिर बुनाई, फिर परिसज्जा और फिर आपका कपड़ा बनता है। ये आपका जो सीरियल ऑर्डर है आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। जो मैंने आपको अभी बताया है वो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इसमें करते क्या हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका दीर्घ में पूछा जाएगा। तो आपको ये प्रॉपर हेडिंग डालनी होगी और इसके अंदर का लिखना होगा। तो जिनिंग में क्या होता है? इसमें कपास से बीज अलग किया जाता है। फिर सफाई में क्या होता है? गंदगी और अशुद्धियाँ हटाई जाती हैं। कार्डिंग में क्या होता है? रेशे को सीधा और व्यवस्थित किया जाता है। ड्राइंग में क्या होता है? रेशों को समान रूप से व्यवस्थित किया जाता है। फिर आपका कताई होता है, रेशों से आपका धागा बनाया जाता है, क्योंकि रेशे तो आपके बहुत पतले होते हैं। इन 2-3 रेशों को लपेट कर आपका धागा बनता है। फिर इसमें आपकी बुनाई की जाती है, धागे से फिर आपका कपड़ा बनाया जाता है। फिर आपका लास्ट पॉइंट है परिसज्जा, यानी कि कपड़े को अंतिम रूप दिया जाता है। फिर आपका इसमें दूसरा हेडिंग पड़ेगी लिनन, क्योंकि आपसे कपास यानी कॉटन और लिनन दोनों के बारे में पूछा गया है। तो लिनन आपका फ्लैक्स पौधे के तने से प्राप्त होता है। इसके निर्माण की क्या प्रक्रिया है? तो जो आपका फ्लैक्स पौधा होता है उससे कटाई करके फिर रेटिंग की जाती है, फिर स्कचिंग की जाती है, फिर हैकलिंग की जाती है, फिर आपका कटाई और फिर बुनाई, फिर परिसज्जा। ये ऑर्डर आपको ऐसे ही याद रखना होगा। इसमें आगे क्या लिखना है आपको, मैं आपको ऐसे दिखा भी देती हूँ थोड़ा। अब आप फिर से एक बार देख लीजिए कि पहले आपके पौधे की कटाई की जाती है, उसके बाद आपकी रेटिंग में क्या किया जाता है? रेटिंग द्वारा तने के रेशेदार भाग को अलग करने योग्य बनाया जाता है। फिर आपका क्या होता है? स्कचिंग। स्कचिंग में क्या किया जाता है? इसमें लकड़ी जैसे भाग अलग किए जाते हैं। फिर आपका होता है हैकलिंग। तो हैकलिंग में क्या होता है? हैकलिंग से रेशों को साफ और सीधा किया जाता है। फिर आपका आता है कताई। फिर रेशों की कताई करके आपका धागा बनाया जाता है। फिर आपका आता है बुनाई। धागे की बुनाई से लिनन कपड़ा तैयार किया जाता है। और लास्ट में क्या किया जाता है? परिसज्जा, यानी कि जो कपड़े के अंतिम रूप होता है उसे सुंदर किया जाता है, उसमें पॉलिश वगैरह की जाती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बुनाई के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आंसर, बुनाई में ताने और बाने के धागों को अलग अलग तरीके से मिलाकर विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। बुनाई का आपका पहला प्रकार है सादी बुनाई। इसमें एक ताना और एक बाना बारी बारी से ऊपर नीचे जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका? साधारण सूती कपड़ा। दूसरी बुनाई का टाइप है आपका ट्विल बुनाई। इसमें कपड़े की सतह पर तिरछी रेखा ऐसे ऐसे आपको दिखाई देती है, जैसे आपका डेनिम का कपड़ा होता है। फिर आपका बुनाई का तीसरा टाइप है सॉटन बुनाई। इसमें कपड़े की सतह चिकनी और चमकदार दिखाई देती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सॉटन वस्त्र। फिर आपका बुनाई का चौथा टाइप है सैटिन या विशेष बुनाई। इस प्रकार की बुनाई में धागों की व्यवस्था के कारण कपड़े की सतह विशेष रूप से चिकनी एवं आकर्षक दिखाई देती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, वस्त्र तंतु और वस्त्र के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए तथा रेशों के सामान्य प्राथमिक गुण बताइए। मैं अभी ऊपर आपको रेशों के सामान्य प्राथमिक गुण बता चुकी हूँ, इसमें आपको सिर्फ मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगी। आंसर देख लीजिए, वस्त्र तंतु ऐसे महीन, लचीले और लंबे पदार्थ होते हैं जिनसे धागा और फिर वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे आपका कपास, ऊन, रेशम, रेयॉन और नायलॉन। वस्त्र से आशय ऐसे पदार्थों से है जो रेशों या धागों से विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें आपके बुने हुए, निटेड और अन्य प्रकार के वस्त्र शामिल होते हैं। निटेड मतलब होता है फंदे डाल के जो आपके कपड़े बनाए जाते हैं, यानी कि स्वेटर जैसे। फिर आपका इसमें अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? वस्त्र एवं वस्त्र तंतुओं का क्षेत्र।
वस्त्रों का उपयोग केवल शरीर ढकने के लिए नहीं होता है, बल्कि इनका क्षेत्र बहुत व्यापक है। पहला आपका परिधान, इसमें आपका साड़ी, कमीज, पैंट, कुर्ता आदि आता है। फिर आपका आता है गृह सज्जा, इसमें आपके पर्दे, चादर, कालीन, मेजपोश आदि आते हैं। फिर आपका आता है औद्योगिक उपयोग, इसमें आपकी रस्सियाँ बनाई जाती हैं, जाल, फिल्टर आदि बनाए जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है चिकित्सीय उपयोग, इसमें आपकी पट्टियाँ, सर्जिकल वस्त्र आदि बनाए जाते हैं। फिर आपका आता है सुरक्षा वस्त्र, इसमें हेलमेट के अंदर कपड़े लगते हैं, और अग्निरोधी वस्त्र। फिर आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फैशन एवं सजावट, डिजाइनर कपड़े और सजावटी वस्त्र। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण के संदर्भ में मुंडेल द्वारा सुझाए गए परिवर्तन के वर्गीकरण को लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट के जाइएगा। पहले आप सरल शब्दों में समझ लीजिए कि कार्य का सरलीकरण का मतलब क्या है। तो कम समय, कम ऊर्जा और कम मेहनत में काम को आसानी से करना ही आपका कार्य सरलीकरण कहलाता है। डॉक्टर मार्विन मुंडेल ने काम को सरल बनाने के लिए परिवर्तन की 5 श्रेणियां बताई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि मुंडेल ने 5 श्रेणियां कौन सी बताई हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, मुंडेल द्वारा सुझाए गए परिवर्तन कौन कौन से हैं। इसमें आपको पांचों पढ़ने हैं। इसमें आपका मुंडेल द्वारा सुझाए गए परिवर्तन में पहला पॉइंट है शरीर की स्थिति एवं गति में परिवर्तन। सरल शब्दों में समझ लीजिए, इसका मतलब होता है शरीर को सही और कम गति से चलाना। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे झाड़ू लगाते समय बार बार झुकने के बजाय शरीर को एक सही मुद्रा में खड़े रखकर झाड़ू लगाइए। दूसरा परिवर्तन है इनका उपकरण एवं कार्य व्यवस्था में परिवर्तन। इसका मतलब क्या है, सही औजार और सही जगह पे प्रयोग करना। रसोई में गैस, मसाले और बर्तन पास पास रख लें। फिर आपका मुंडेल ने जो परिवर्तन का तीसरा बताया है उसको देख लीजिए, उत्पादन क्रम में परिवर्तन। इसका मतलब है जो आपके काम करने का तरीका है उसके क्रम को सही करें। अगर आपको बहुत सारी सब्जियां बनानी है तो पहले आप सारी सब्जियों को काट लें, फिर एक साथ बनाएं। तो इससे क्या होगा, आपका कम समय लगेगा। फिर आपका मुंडेल द्वारा सुझाए गए परिवर्तन का चौथा परिवर्तन क्या है, तैयार उत्पाद में परिवर्तन। यानी कि जो काम आप रोज बहुत ज़्यादा समय में करते हैं उस काम को ही बदल दीजिए। जैसे अंतिम वस्तु को थोड़ा सरल बनाइए। जैसे आप अगर रोज़ खाने की थाली को बहुत ज़्यादा सजाते हैं तो अब ऐसा मत करिए कि उसको बिल्कुल गंदा कर दें, लेकिन आप इतना मत सजाइए, नॉर्मल थाली रखिए। फिर आपका इसमें परिवर्तन का पांचवा जो परिवर्तन है वो है कच्चे माल में परिवर्तन। इसका मतलब है ऐसी सामग्री लेना जिससे आपके सारे काम आसान तरीके से हो जाए। जैसे पूरी तरह कच्ची दाल से बनाने के बजाय पहले आप दाल को धुल के उसको भिगो दें, तो इससे क्या होगा, आपको जो दाल बनने में कम समय लेगा। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, इन पांचों वर्गों को मुंडेल ने काम की प्रकृति को प्रभावित करने वाले परिवर्तन के रूप में बताया है। फिर आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपको एक कप चाय बनानी है, तो पहला परिवर्तन क्या होगा, इसमें कहा जाएगा आपसे कि बार बार इधर उधर घूमने के बजाय आप एक जगह खड़े हो जाएं और सारा सामान रख लें। इससे क्या होगा, शरीर की गति कम होगी। दूसरा परिवर्तन है, इन्होंने कहा जब आपको चाय बनाना है तो ऐसा नहीं कि आप एक बार चाय पत्ती लेने जाएं, एक बार चीनी लेने जाएं, एक बार दूध लेने जाएं, आप सारा सामान एक साथ एक जगह में रख लें। इसका क्या मतलब हुआ, उपकरण एवं कार्य व्यवस्था में आपको परिवर्तन करना होगा। तीसरा है आपका तीसरा परिवर्तन, इसमें क्या करना है, आपको पहले पानी गर्म कर लें, उसके बाद चाय की सामग्री तैयार कर लें। इसका मतलब है कि जो आप काम करते हैं उसको क्रम से करें। ऐसा नहीं कि आप उल्टा सीधा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, हर काम का क्रम तय कर लें। चौथा परिवर्तन है चाय को बहुत सजाने के बजाय आप सीधे कप में परोस दें। इसका क्या मतलब है, तैयार उत्पादन में थोड़ा परिवर्तन करें। फिर आपका मुंडेल का पांचवा परिवर्तन है कि जो पहले से साफ़ और तैयार चाय मसाला इस्तेमाल करें। अब ऐसा नहीं है कि आपको जब चाय बनानी है तभी आप उस सोच रहे हैं कि मसाले में तो कंकड़ है, हम इसको कंकड़ बिन लेते, ऐसा नहीं है। अगर आपके मसाले में कंकड़ है तो आप पहले से बिन के रखिए। तो इसका क्या मतलब है, कच्चे माल में आपने परिवर्तन किया। इस प्रकार मुंडेल का उद्देश्य क्या है, काम को ऐसा बनाना कि समय और ऊर्जा कम लगे, थकान कम हो और काम आपका आसानी से पूरा हो जाए। अब आप इसमें निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, मुंडेल के अनुसार कार्य सरलीकरण के लिए 5 प्रकार के परिवर्तन बताए गए हैं। पहला है आपका शरीर की स्थिति एवं गति में परिवर्तन। दूसरा है आपका उपकरण एवं कार्य व्यवस्था में परिवर्तन। तीसरा है आपका उत्पादन क्रम में परिवर्तन। चौथा है आपका तैयार उत्पाद में परिवर्तन।
5वां है आपका कच्चे माल में परिवर्तन। फिर आपका इसमें आगे क्या लिखेंगे, इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य कार्य को सरल बनाकर समय, श्रम और ऊर्जा की बचत करना है। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको इसी तरीके से पूरा आंसर इसमें लिखना है। फिर इसका ले लें, मैंने आपको समझा पूरा दिया है। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सिलाई मशीन की खोज किसने करी है और इसके देखभाल के बारे में लिखिए। इसका आंसर देखिए, सिलाई मशीन के विकास में कई आविष्कारकों का योगदान रहा है। आधुनिक व्यवहारिक सिलाई मशीन के विकास में एलियासो और बाद में आइजैक मेरिट सिंगर का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सिलाई मशीन की देखभाल कैसे करी जाएगी, मशीन को धूल से बचा कर रखें, नियमित रूप से मशीन की सफाई करें, आवश्यक स्थानों पर मशीन में तेल लगाएं, सुई को समय समय में बदलते रहें, धागे और बॉबिन को सही तरीके से लगाएं, मशीन पर अनावश्यक दबाव न डालें, मशीन का उपयोग करने के बाद उसे ढककर रख दें, मशीन की समय समय पर सर्विस कराएं, खराब पुर्जे को समय पर बदल लें और मशीन को नमी से बचाएं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सिलाई मशीन के भागों और उनके कार्यों की व्याख्या करें। आंसर, सिलाई मशीन के प्रमुख भाग और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। मैंने आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखाई है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और जितने भी आपको यहाँ भाग लिखे हैं मैंने नीचे अच्छे से लिख दिया है। अगर आप चित्र की सहायता से समझेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। जैसे आपका जो सुई क्लैंप होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये आपकी सुई को पकड़ कर रखता है। ये रहा आपका पहले नंबर पे सुई क्लैंप। दूसरा क्या है आपका, सुई कपड़े में टाका लगाने के काम आती है। फिर आपका इसमें मशीन का तीसरा भाग है प्रेशर फुट। अब आप सोचेंगे प्रेशर फुट क्या होता है, ये आपका कपड़े को दबा कर रखता है। देखिए जो मैंने आपको ऊपर फ़ोटो दिखाई है, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आप इन चीज़ों को अच्छे से देखें। इसका स्क्रीनशॉट करके एक जगह कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको टाइम लगेगा। फिर फ़ोटो से मिला के पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। अगर आपको ये 16 नहीं याद करने तो कोई 10 या 11 याद कर लीजिए, जो भी आपको सरल लग रहा हो, लेकिन याद ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, आधुनिक युग में गृह प्रबंधन की भूमिका बताइए। आंसर, परिवार के उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करके परिवार की आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पूरा करने की प्रक्रिया को गृह प्रबंधन कहते हैं। सबसे पहले आप इस पर हेडिंग क्या डालेंगे, आधुनिक युग में गृह प्रबंधन की भूमिका। आज परिवारों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं और समय सीमित है, इसलिए गृह प्रबंधन का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि परिवारों की आपकी आवश्यकता बहुत है और समय आपके पास कम है। अगर आपको गृह प्रबंधन आएगा, चीज़ों को सही से रखने का तरीका पता होगा, तो आप समय को बचा सकते हैं। इसलिए आज के समय में गृह प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका पहला पॉइंट है, समय का उचित प्रबंधन करता है। गृह प्रबंधन से आपके धन की बचत होती है, ऊर्जा और श्रम की बचत होती है। गृह प्रबंधन से आपका आधुनिक घरेलू उपकरणों के उचित प्रयोग में सहायता मिलती है। गृह प्रबंधन आपका पारिवारिक बजट बनाने में सहायता करता है। गृह प्रबंधन आपका परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। परिवार के सदस्यों में कार्य का उचित वितरण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तनाव और थकान को कम करता है। फिर आपका इसमें अगला है, भविष्य के लिए बचत और योजना बनाने में मदद करता है। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायता करता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक साधनों से आप क्या समझती हैं, विभिन्न साधनों का वर्गीकरण कीजिए और समझाइए। आंसर, परिवार के लक्ष्यों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार के पास उपलब्ध सभी साधनों को पारिवारिक साधन या संसाधन कहा जाता है। इनका उचित उपयोग करके परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। सबसे पहले आप इसमें हेडिंग क्या डालेंगे, पारिवारिक साधनों का वर्गीकरण। इसमें आपका पहला पॉइंट है, मानवीय साधन। जो साधन परिवार के सदस्यों से संबंधित होते हैं उन्हें आपका मानवीय साधन कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से मानवीय साधन है, जैसे आपका समय, ऊर्जा, ज्ञान, कौशल, रुचि और क्षमता, ये सभी आपके मानवीय साधन होते हैं। फिर आपका दूसरा पॉइंट है, अमानवीय साधन। जो साधन व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक क्षमता से बाहर होते हैं उन्हें आपका अमानवीय साधन कहा जाता है।
एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका धन, मकान, फर्नीचर, उपकरण, भूमि और वस्तुएं। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों समझ आ गए होंगे। फिर आप इसमें अगली हेडिंग डालेंगे, अन्य आधार पर पारिवारिक साधन कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आपका आर्थिक साधन क्या है, धन, संपत्ति आदि। सामाजिक साधन क्या है, परिवार, मित्र, पड़ोस आदि। फिर आपका सामुदायिक साधन क्या है, विद्यालय, अस्पताल, बाजार, पुस्तकालय। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार कि पारिवारिक साधनों से आप क्या समझते हैं। विभिन्न साधनों का वर्गीकरण कीजिए। आप इसमें निष्कर्ष भी जरूर लिखिएगा। परिवार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह उपलब्ध साधनों का कितना उचित और प्रभावी उपयोग कर रहा है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण की विधियों की व्याख्या कीजिए। आंसर, कार्य को कम समय, कम ऊर्जा और कम श्रम में पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकों को कार्य सरलीकरण की विधियाँ कहते हैं। प्रमुख विधियाँ इसकी निम्नलिखित है। इसमें आपकी जो पहली विधि है वो है कार्य को हटाना। जो गतिविधियाँ आवश्यक नहीं होती है उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। कार्यों का संयोजन, जो भी काम आपके एक साथ किए जा सकते हैं उन सारे कामों को आपको एक साथ करना चाहिए। तीसरी विधि है कार्यों का पुनर्व्यवस्था, कार्य करने के क्रम को बदलकर अधिक सुविधाजनक बनाएं। चौथी विधि है आपका कार्य को सरल बनाना, उपकरण या आसान तकनीक का उपयोग करें। फिर आपका कार्य सरलीकरण की पांचवी विधि है कार्य स्थल की उचित व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं को काम करने के स्थान के पास में रखें जिससे आपको काम करने में आसानी हो। फिर आपकी छठी विधि है उचित उपकरणों का प्रयोग, आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके श्रम और समय को कम किया जा सकता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आंसर, पारिवारिक बजट बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है आपका परिवार की कुल आय का पता लगाएं। दूसरा, परिवार की आवश्यकताओं की सूची बनाएं। तीसरा, आपका आवश्यक और अनावश्यक खर्चों में अंतर करें। फिर आपका पारिवारिक बजट बनाते समय जो चौथा पॉइंट है वो है भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। पांचवा है बचत के लिए धन अलग रख लें। छठा है आपका आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधान रखें। सातवां है परिवार के सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखकर आप पारिवारिक बजट बनाएं। आठवां है निश्चित और अनिश्चित खर्चों को अलग रखें। नौवां है आपका पारिवारिक बजट बनाते समय आय से अधिक खर्च ना करें। 10वां पॉइंट है आपका भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पारिवारिक बजट को बनाएं। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है महंगाई और कीमतों को ध्यान में रखकर जो आपका पारिवारिक बजट है उसको बनाएं। समय समय पर पारिवारिक बजट की समीक्षा करते रहें। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है संसाधनों के प्रयोग अथवा उपभोग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आंसर, परिवार के संसाधनों के उपयोग को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। आप इसमें हेडिंग डालेंगे प्रमुख कारक। इसमें क्या लिखेंगे, संसाधनों के प्रयोग और उपभोग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला कारक है आपका परिवार की आय, दूसरा है परिवार का आकार, तीसरा है परिवार के सदस्यों की आयु, चौथा है परिवार की आवश्यकताएं, पांचवा है परिवार के मूल्य एवं लक्ष्य, छठा है आपका समय, सातवां है ऊर्जा, आठवां है ज्ञान एवं कौशल, नौवां है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं, 10वां है आपका बाजार की स्थिति। फिर आपका इसमें संसाधन को प्रभावित करने वाले कारकों में 11 है वस्तुओं की कीमत, 12वां है तकनीकी विकास, 13वां है परिवार की जीवन शैली। फिर आपका इसमें संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक में लास्ट पॉइंट है उपलब्ध संसाधन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है गृह प्रबंध को परिभाषित करें, इसकी प्रक्रिया की व्याख्या करें। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रबंधन प्रक्रिया की व्याख्या करें। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको जो पहली क्लास कराई है उसके क्वेश्चन 18 में बहुत अच्छे से करा दिया है। उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गृह प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया के चरण और भूमिका बताइए। तो इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में गृह प्रबंध आ जाए तो आप आंसर में भी सिर्फ गृह प्रबंध लिख के सारा आंसर लिख देंगे। अगर आपके पास सिर्फ प्रबंधन लिख के आ रहा है तो आप आंसर में सिर्फ प्रबंधन लिख के पूरे आंसर को लिख देंगे। जो मैंने आपको पहली क्लास कराई है उसका क्वेश्चन नंबर 18 है, उसको देख लीजिएगा। और ये तीनों में आपके सेम आंसर लिखे जाएंगे, सिर्फ गृह प्रबंध और प्रबंधन पे आपको ध्यान देना है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है सेल्यूलोजिक तंतु कौन कौन से होते हैं, किसी एक सेल्यूलोजिक तंतु की विस्तार से व्याख्या करिए। उत्तर,
सेल्यूलोज मुख्य रूप से पौधों में पाया जाने वाला पदार्थ है। जिन रेशों का प्रमुख घटक सेल्यूलोज होता है उन्हें सेल्यूलोजिक रेशे कहते हैं। इसकी हेडिंग है प्रमुख सेल्यूलोजिक रेशे: कपास, लिनन, जूट, रेयॉन। इसमें आपसे कहा गया है कि किसी एक सेल्यूलोजिक तंतु की विस्तार से व्याख्या करिए। तो इसमें व्याख्या में हम लोग ये जो कपास है इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। कपास एक प्राकृतिक वनस्पति सेल्यूलोजिक रेशा है। ये कपास के पौधे के बीज के चारों ओर पाया जाता है। इसमें हेडिंग है कपास की विशेषताएं। इसका पहला पॉइंट है ये मुलायम होता है, पसीना अच्छी तरह सोखता है, गर्म मौसम में आरामदायक होता है, मजबूत होता है, धोना आसान है, इसकी रंगाई अच्छी होती है, अपेक्षाकृत सस्ता होता है। इसमें आपकी अगली हेडिंग है इसके उपयोग बताइए। कपास से साड़ी, कमीज, चादर, तौलिया, पर्दे आदि बनाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। विभिन्न घरेलू उपकरण कौन से हैं? रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो आधुनिक उपकरणों का वर्णन करिए। उत्तर: घरेलू कार्यों को आसान बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को घरेलू उपकरण कहते हैं। घरेलू उपकरण के उदाहरण: मिक्सर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर, टोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कुकर, प्रेशर कुकर, इंडक्शन कुकर, जूसर आदि। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किन्हीं दो आधुनिक उपकरणों का वर्णन कीजिए। तो ये जो मैं आपको ये दो आधुनिक उपकरण बता रही हूँ, इसमें से पहला है मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग खाद्य पदार्थों को पीसने, मिलाने और तरल पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। इसमें लाभ इससे समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, मसाले जल्दी पीसे जा सकते हैं, चटनी, शेक आदि आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव एक आधुनिक रसोई उपकरण है जिसका उपयोग भोजन गर्म करने, पकाने और बेकिंग के लिए किया जाता है। इससे होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं: खाना जल्दी गर्म होता है, समय की बचत होती है, खाना पकाने में सुविधा होती है, आधुनिक रसोई में यह बहुत उपयोगी है। निष्कर्ष: आधुनिक घरेलू उपकरण गृह कार्य को सरल, तेज और कम श्रम वाला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण अति लघु, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाइएगा और यकीन मानिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।